पराशर टीचिंग्स के पराशर ऋषि का नाम आप सभी ने सुना हुआ है। जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो पराशर ऋषि की ही टीचिंग्स है। पराशर ऋषि की जो सबसे प्रमुख और फर्स्ट जो टीचिंग है उसके विषय में मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी से कुछ रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम वो लोग हैं हमारे इस ग्रुप में जिन्होंने हमारा फाउंडेशन कोर्स को किया हुआ है। अब होता क्या है कि जैसा मैं अक्सर हर क्लास में कहता हूं, ज्योतिष में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसलिए कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं इस क्लास के लिए। इस क्लास में जल्दबाजी ना करें। नंबर एक बात, मैं ये बात हर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करता हूं, और ज्योतिष को सीखने का आज आपको एक तरीका भी बता रहा हूं। कभी भी एक साथ 2 या 3 चीजें हाथ में ना पकड़ें। ये मैं आपको ऐसे गोल्डन फार्मूला बता रहा हूं जिससे आप आगे तक ज्योतिष करने में बड़े कामयाब हो पाएंगे। मैं गोल्डन सूत्र आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आप ज्योतिष को समझ सकते हैं। बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कुंडली को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। वो उसकी शादी को भी देखना चाहते हैं, वो उसकी हेल्थ को भी देखना चाहते हैं, वो उस चीज को नहीं। सीखते समय आपने ये गलती नहीं करनी। नंबर ये आपको गांठ बांध लेनी है अगर ज्योतिष को जल्दी से जल्दी सीखना है। अदरवाइज इस सब्जेक्ट में बहुत देर लग जाएगी आपको। दूसरी बात, गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। जैसा कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझ में बड़ा बिलीव करते हैं और उन्हें यकीन है कि मैं सिखा दूंगा। पिछले 15 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो सिखाने के मामले में तो मेरा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का है। परमेश्वर का आशीर्वाद है। बिल्कुल चिंता ना करो। अगर मैंने 60 क्लास कही है, अगर मुझे लगेगा कि आपको 70 क्लास देने की जरूरत है तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। किसी भी तरीके से कोई भी चीज की मुझे लगा कि कमी है, मैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो इसलिए उस बात में ना कहें, समझें कि गुरुजी आगे निकल गए और हमें वो नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तीसरी सबसे बड़ी बात, रिपीटिशन सबसे ज्यादा ज्योतिष में होता है। अगर मैंने कहा कारक और कारक आपको समझ में नहीं आए तो समझ लेना पूरे ज्योतिष में कारक ही चलने। तो बिल्कुल ना घबराएं। अगर एक दिन कोई टर्म आपको समझ में नहीं आई तो आपको चिंता नहीं करनी है। वो बार बार इतनी बार रिपीट होंगी चीजें कि आपको एक ना एक दिन किसी ना किसी क्लास के अंदर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैं सबसे ज्यादा आसान करने की का प्रयास करता हूं चीजों को समझाने के लिए। ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते ही हैं। हड़बड़ाहट करने से, इम्पेशंस शो करने से, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। मुझे उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आपको देरी होगी। मैं तो कहूंगा यहां तक आप केवल इस क्लास में 10 दिन तक कम से कम प्रश्न पूछने का प्रयास करें कि कुंडली को देखा कैसे जाए, कुंडली को कैसे समझा जाए। बहुत बढ़िया सूत्र से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज। सूत्र का नाम है भाव, भावेश और कारक। ये 3 चीजें हैं और तीनों अलग अलग हैं। इसको ध्यान रखना। भावा, भावेशा, कारका, 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट के अलग मीनिंग है। अक्सर बिगिनर्स इसी पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लगन और लग्नेश को कई बार एक ही पॉइंट समझ के बैठ जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले समझें भाव क्या है। अभी हमने फाउंडेशन कोर्स में भाव को समझा है। फर्स्ट भाव से लेकर, प्रथम भाव से लेकर के 12 भाव तक की यात्रा हमने भली भांति से की है।
अगर कोई रह गया है तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं पिछले वीडियोस भेज दूंगा उसके पास जो मैंने भाव को करवाया है। दूसरी बात, भावेश, उसी भाव का स्वामी को भावेश कहा जाता है। भाव के स्वामी को भावेश कहा जाता है। जैसे कि पहला भाव फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस भावेश कहलाएगा। यानी जैसे फर्स्ट हाउस को हम अगर लगन कहते हैं तो वो लग्नेश हो जाएगा। भाव का अधिपति भावेश कहलाता है। आप इसको समझ लीजिए बात को। कैसे? हर भाव का एक स्वामी ग्रह होता है, हर भाव का एक लॉर्ड होता है, यानी कि उसका कोई मालिक होता है। जैसे आपने ऐसा समझना है कि आपका एक पूरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 12 घर हैं और 12 घर में एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि हर घर का एक मालिक है। वो आप सभी जानते हैं कि हर घर का कोई ना कोई मालिक होता है। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मालिक ऐसे हैं जिनकी किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। जैसे मकान नंबर 1 वाले की हो सकता है मकान नंबर 9 वाले से बने, पर हो सकता है 9 नंबर मकान वाले की नंबर 8 वाले से ना बने। किसी की बनेगी, किसी की नहीं बनेगी। ये कैसे पता करेंगे? इसके नियम बिल्कुल फिक्स्ड है, वो आपको पूरी तरीके से समझाए जाएंगे और करवाए जाएंगे। अब इसको समझने के लिए, ज्योतिष के लिए बिल्कुल साधारण इंसान की तरह हमें ज्योतिष को समझना है। जितना गहरा ज्योतिष में आप जाना चाहते हो, सबसे पहले उतने ही आसान तरीके से समझना सीखो ज्योतिष को। अगर आप जितने ज्यादा आसान तरीके से समझोगे, उतना ही ज्यादा इस सब्जेक्ट की गहराई में जाने में कामयाब होंगे। शुरू में कभी भी कॉम्प्लिकेशंस मत पालो। मेरा शुरू से मानना है कॉम्प्लिकेटेड माइंड हमेशा ज्योतिष में फंसता है, कंफ्यूज होता है। एक साथ सारी चीजों पर हाथ मत मारी। वन टाइम वन पॉइंट स्टडी करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जब भी आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको समझ जाएंगे कि ये पॉइंट कैसे होगा। और आसान 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 करके आपने सीखना है और आप इतनी शानदार प्रेडिक्शन करने में कामयाब हो जाएंगे, आप खुद अपने ऊपर हैरानी करेंगे कि अच्छा इतना आसान था, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया। इतने ही आसान तरीके से करेंगे। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, एक दूसरे में मिक्स नहीं करनी है चीजों को। भाव को अलग रखना है, भावेश को अलग समझना है और कारक को अलग समझना है। कारक का मतलब सिग्निफिकेटर ऑफ हाउस। हमारी ज्योतिष में 12 भाव हैं, तो 12 भाव के प्रत्येक भाव के सिग्निफिकेटर होते हैं। सिग्निफिकेटर को ही कारक बोलते हैं। अब कई बार समस्या ये हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते ये कारक है किस बला का नाम, ये क्या चीज है कारक। हर कोई बोल देता है ज्योतिषी कारक समझो, कारक समझो, पर ये कारक है क्या? कारक का सामान्य मीनिंग है कर्ता, अर्थात करने वाला। कुछ लोग कहेंगे शायद अब भी नहीं समझ में आया करने वाला का क्या मतलब हुआ। अब मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। आपको मार्केट से आप वही चीज खरीद सकते हैं या मार्केट से वही चीज प्राप्त कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। आप मार्केट से वही चीज खरीद सकते हैं जो मार्केट में जिस क्वालिटी की और जिस क्वांटिटी में अवेलेबल है, वही तो आप परचेज कर सकते। दूसरी कैसे कर लेंगे आप? मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदना है, पर वो मोबाइल अमेरिका में तो अवेलेबल है पर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए उस मोबाइल की अभी अवेलेबिलिटी नहीं बनी है। ऐसे ही ज्योतिष में कारकों का उपयोग किया जाता है। अर्थात इस संसार में, इस ब्रह्मांड ने आपको ब्रह्मांड शक्ति
क्या अलाउ कर रही है वो चीज की प्राप्ति के लिए? वो कारक डिसाइड करेगा। कारक आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजों की अवेलेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की अपने लिए शादी योग्य लड़का ढूंढ रही है, और अगर वो आपके पास परेशानी लेकर के आती है, जी क्या करे, रिश्ते नहीं आ रहे, लड़के नहीं मिल पा रहे, और जिनको हम देखते भी हैं वो बिल्कुल पसंद ही नहीं आते, बात ही आगे नहीं बढ़ती है, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए क्या कारण है। इनको ऑप्शंस नहीं आ रहे, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। कारक ग्रह ऑप्शंस को दिखाएगा कि मार्केट में क्या क्या चीज अवेलेबल है, किस किस क्वालिटी की अवेलेबल है, और फिर कारक आपकी कुंडली के साथ मिलकर के डिसाइड करता है कि मुझे इस व्यक्ति को किस क्वालिटी का, इस महिला को किस क्वालिटी का पति देना है, उसमें कितने अच्छे गुण होने चाहिए या कितने बुरे गुण होने चाहिए, वो कारक डिसाइड करता है। और 9 ग्रह हैं, 9 के 9 अपने आप में कारक भी हैं। 12 भाव हैं, 12 के 12 भाव के कारक भी होते हैं। अगर ना समझ में आए, एक पैसे की टेंशन मत लेना, बस सुनते चले जाना, 5-7 क्लास को लो और फिर डिसाइड करना, ना आए तो फिर हम बैठे हुए। अभी आपने समझा क्या? इसको रट्टा मार लो, भाव, भावेशा और कारका, 3 चीज जब मिलती हैं तो रिजल्ट आता है। जब एक पॉइंट के ऊपर आप तीनों पॉइंटों को लगाते हो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट निकल करके आता है। वो रिजल्ट कैसे निकलता है, आइए चलिए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अभी एक मैंने यहां स्लाइड लगाई है, और फर्स्ट हाउस में हमने लिखा हुआ है लगन। अच्छा, कुछ लोगों को कल की क्लास में थोड़ा कंफ्यूजन था, वो आज मैं 9 बजे वाली क्लास में और क्लियर करूंगा। कुछ लोग इस बात को लेके कंफ्यूज थे कि जी भाव में ग्रह बैठा हुआ है तो उसका क्या मतलब और मालिक कौन होगा। सिंपल सी बात है, इस उदाहरण को समझ लीजिए। ये फर्स्ट हाउस है और पहली ही राशि इसमें लिखी हुई है, मान लीजिए, और पहली राशि का जो स्वामी ग्रह हो गया वो मंगल हो गया, तो मंगल को हम बोलेंगे लग्नेश। लगन फर्स्ट हाउस, और लगन का जो स्वामी ग्रह होगा वो लग्नेश हो जाएगा। सर स्लाइड नहीं दिख रही। आ जाएगी आपको, देखिएगा आप, मैंने अपनी तरफ से लगाई है, कोई बात नहीं। तो लगन का स्वामी लग्नेश हो जाएगा। अब इस फार्मूले को लगन, लग्नेश और कारक को किस तरह से ज्योतिष में लगाया जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन को देखना है। फर्स्ट स्टेप, आप किसी की कुंडली को भी देखते हैं, सभी लोग अपनी अपनी कुंडलियां अपने सामने रख लीजिए ताकि उनको समझ में आए। और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एक ही पॉइंट को कंसीडर करें। जैसे मैंने लगन जब आपको कराया था, यानी फर्स्ट हाउस को कराया था, तो याद कीजिए मैंने बहुत सारी चीजें कराई थी। फिजिकल अपीयरेंस कराया था, आपकी ग्रोथ को, लाइफ की ग्रोथ को फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, आपकी हेल्थ को देखा जाता है, आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपके थॉट प्रोसेस को देखा जाता है, ये सब चीज कराई थी। पर ज्योतिष को सीखने के लिए सारी चीज एक साथ मत देखो, ये अपना नियम बना लो। जैसे सपोज करो हम बुद्धि को देखना है, माइंड को देखना है, दिमाग को देखना है, आप हिंदी में कह सकते हैं विवेक को देखना है कि एक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर क्या है, नंबर 1, उसकी बुद्धि में विचार कैसे कैसे आते हैं, नंबर 3, वो अपनी बुद्धि के द्वारा एक्शन किस प्रकार से लेता है। अगर ये हमने किसी व्यक्ति की कुंडली में देखना है तो किस प्रकार से देखेंगे। बहुत ही सुंदर है
कि हम ये तीनों चीजें कैसे बारी बारी से लगाते हैं। अब फर्स्ट हाउस को आपने सबसे पहले देखना है, वो आपका भाव है। भाव में क्या चीज देखी जाती है? नंबर 1, वहां पर कौन सी राशि फॉल कर रही है, यानी कि कौन सा नंबर वहां पे लिखा हुआ है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से लेकर के 12 नंबर तक कुछ भी लिखा हुआ है वहां पर, तो उसको उठा लीजिए और उठा करके देखिए उसका उस राशि का स्वामी ग्रह कौन है। सिंपल सी बात है, जो स्वामी ग्रह होगा वो लगन का स्वामी होगा। अब आपने क्या देखना है, इस हाउस में, इस भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। ये फार्मूला मैं वो बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर फर्स्ट हाउस दिमाग है तो दिमाग पर शुभ ग्रह होने चाहिए क्या अशुभ ग्रह होने चाहिए? कोई बोलो इसमें से एक जना, कोई भी बोलो। शुभ ग्रह। शुभ ग्रह। शुभ ग्रह गुरुजी। एक कॉमन सेंस है, मस्तिष्क को, विवेक को शुभ ग्रहों की आवश्यकता होती है। आप धीरे धीरे खुद समझने लगेंगे लाइफ में किस पॉइंट को किस चीज की आवश्यकता है। अगर मैं कहूं शरीर कैसा होना चाहिए, तो आप कहेंगे हेल्दी होना चाहिए, बली होना चाहिए, स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। आप ये तो नहीं कहोगे कमजोर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हेल्दी शरीर होना चाहिए। इसीलिए एक इसमें कॉमन सेंस का ये विषय है। अगर किसी से कहे भाई विवाह कैसा होना चाहिए, तो सभी एक साथ कहेंगे प्रेम पूर्वक होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर विवाह में प्रेम नहीं होगा तो उस विवाह का कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर हमने उस पॉइंट को देखना है, उसके साथ जोड़ना है। तो चलिए हम उसी बिंदु पे आते हैं। आपने कहा कि बुद्धि के लिए शुभ ग्रह की आवश्यकता है। अब शुभ ग्रह भी मैंने आपको बताए हुए हैं, शुक्र, गुरु, और कौन से बताए थे मैंने आपको? बुध ग्रह, पावरफुल चंद्रमा, सूर्य शुभता में नहीं है पर क्रूर है, पर वो पापी भी नहीं है पूर्णतया, थोड़ा तेज ज्यादा है उसके अंदर। तो मान लीजिए अब हम 2 शुभ ग्रहों को लेकर के चलते हैं, गुरु को और शुक्र को। दोनों शुभ ग्रह हैं। अगर आपकी बुद्धि पर, समझने वाली बात है, लगन पर यानी कि फर्स्ट हाउस पर अगर गुरु बैठा हुआ है तो ये सर्वाधिक शुभ ग्रह तो है ही है। और बुद्धि का, ज्ञान का, नॉलेज का इसका संबंध बनता है कि नहीं बनता है? बुद्धि के साथ कनेक्शन बनता है कि नहीं गुरु का? अब कोई पागल गुरु देखा है आपने? गुरु शब्द का मतलब ही हम ये मान के चलते हैं इंडिया में कि वो बड़ा ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, सौम्य स्वभाव में होगा, ज्ञानी होगा, नीति शास्त्र का ज्ञाता होगा, लोक परलोक की जानकारी रखने वाला होगा, वेद उपनिषदों का जानकार होगा। ऑटोमेटिक आपने इतनी सारी उसके साथ उपमाएं लगा दी कि ये पॉइंट हो तो वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है, अन्यथा नहीं है। एक अनपढ़ जाहिल गवार आदमी जिसका पुस्तकों से संबंध नहीं है और बातें भी उल्टी सीधी करें, ज्ञान वाली बातें ना करे, तो कोई व्यक्ति उसको गुरु नहीं मानता। तो गुरु ज्ञान का ग्रह है। अब बुद्धि को तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो गुरु जब यहां पर मिलेंगे तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? बताइए कोई भी एक व्यक्ति। अच्छी होगी गुरुजी। अच्छी होगी, सो सिंपल। गुरुजी उसकी हाँ बताइए। गुरुजी बुद्धि मतलब धर्म कर्म की तरफ होगी, इंटेलिजेंट होगा। नहीं, गोरो उन चीजों में जाना ही नहीं। हमने प्रेडिक्शन नहीं करनी अभी। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, एक साथ 10 चीजें लगा रहे हैं, नहीं लगानी। हमने कोई अध्यात्म नहीं देखना, हमने सिर्फ बुद्धि की बात करनी है, ज्ञान की बात करनी है। ये मेरा गोल्डन फार्मूला है ज्योतिष का। ठीक गुरुजी। 4 चीजें एक साथ अप्लाई करोगे कुछ नहीं अप्लाई होगा। एक चीज एक टाइम में अप्लाई करोगे बहुत सारी चीजें आपके साथ अप्लाई होगी। गुरुजी एक हेल्प कर दीजिए। अभी आप कुछ नहीं बोलिए प्लीज।
सर आपने कहा था कि अपनी कुंडली खोल लीजिएगा, तो एस्ट्रो सेज में लग्न चक्र है, नवमास चक्र है, तो किसको देखना होगा? आप लगन चक्र को देखिए, नवमांश को मत देखिए, है ना। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। तो क्या है कि आपने उस पॉइंट को देखना है। अब बुद्धि के साथ गुरु का बड़ा ही अच्छा संबंध बन गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, बड़े अच्छे अच्छे थॉट देगा। जिसके दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, इस संसार को कुछ देने के थॉट्स आते हैं, इस समाज को सुधारने के लिए, नीति निर्धारित होने के लिए अगर थॉट्स आते हैं, तो समझ लेना बुद्धि पर गुरु का प्रभाव है। कहीं ना कहीं बुद्धि के साथ उसके गुरु का कनेक्शन है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह हाईली पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, उसमें बड़े पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। सभी के लिए तो अच्छा चाहता है वो, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। शुक्र ग्रह वो चाहता सब आनंद में रहे, सब कंफर्ट जोन में रहे, सब एंजॉय करें, सब मस्ती में रहें। बुध ग्रह वो भी शुभ ग्रह है, और बुध तो है ही बुद्धि। अगर वो लगन पे आ जाएगा तो बुद्धि और शार्प हो जाएगी। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं अलग अलग लगा करके दिखा रहा हूं। देखिए, आपने सिर्फ ये चेक करना है, ये वाला टूल इसमें कितना ज्यादा फिट हो रहा है। जैसे आप मिस्त्री क्या करता है, पाना पेचकस लेकर के बार बार फिट करके देखता है, अच्छा इसमें ये नंबर की चाबी लगेगी, अच्छा इसमें ये नंबर की चाबी, जो सबसे ज्यादा फिट होगी वो बहुत जल्दी पेच खोलेगी। ऐसे ही बुद्धि जो हमारी बंद पड़ी हुई है, उसके पेच सबसे जल्दी कौन खोलेगा? जिसका सबसे ज्यादा गहरा संबंध ज्ञान के साथ होगा, इंटेलिजेंस के साथ होगा, वो सबसे पहले आपके बुद्धि के ताले खोलेगा। तो हमारे पास तो दो ही ग्रह हैं, खास करके जिनका संबंध बुद्धि से और इंटेलिजेंस से है, ज्ञान से है। पहला गुरु और दूसरा बुध। बुध से इंटेलिजेंस देखा जाता है, लॉजिक देखा जाता है, कैलकुलेशंस देखी जाती है, गणना देखी जाती है, और हिसाब किताब देखा जाता है। आपने देखा अकाउंट्स, बैंकिंग का सारा काम, कम्युनिकेशंस का काम। आप में ज्ञान बहुत है पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है आपकी, तो कौन आपको ज्ञानी मानेगा? आप अनपढ़ हैं बेशक, किताबी ज्ञान नहीं है, पर बोलते बहुत अच्छा है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर है। उसको लोग ज्ञानी मानेंगे। जो अच्छा बोलना जानता है उसको लोग ज्ञानी मानते हैं। ये समझ लीजिए बात को। तो दो ग्रह गुरु और बुध लगन पर जब होंगे तो ये बुद्धि के सबसे ज्यादा करीब है और बुद्धि के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, आपके विवेक के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। आगे चल करके मैं बताऊंगा, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली हुई थी, पर आज नहीं कराऊंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे हमने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के विषय को जब छेड़ेंगे तो हमने कराना है। परंतु शुक्र आ गया। आप कहेंगे चलो गुरुजी, गुरु और बुध को तो साइड में रखो, मान लिया बुद्धि, पर शुक्र क्या करेगा? शुक्र गुरु और बुध के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं है बुद्धि के लिए। पॉइंट को समझना, शुक्र ग्रह बुद्धि के लिए इतना अच्छा नहीं है, वो सोच के लिए बहुत अच्छा है। और एक शुभ ग्रह ले लेते हैं, सूर्य। सूर्य ग्रह प्रकाशवान है, जहां होता है प्रकाश ही प्रकाश कर देता है, अंधेरे को समाप्त कर देता है। और जहां पर अंधकार की समाप्ति हो जाती है वहां पर कुछ नहीं छिपता, हर चीज प्रकट हो जाती है, हर चीज साक्षात सामने आ जाती है। तो सूर्य भी प्रकाशित करने वाला है बुद्धि को, ये भी बहुत अच्छा ग्रह है, पर इसमें तेजी कुछ ज्यादा है, हद से ज्यादा तेजी है, तीव्र है। आप ज्यादा करीब नहीं जा सकते इसके, एक लिमिट के साथ ही इसके साथ संवाद हो सकता है। अब होगी ना, यहां थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया। गुरु शांत थे, बुद्धि से तीव्र है बुद्ध, वो बुद्धि को बहुत फास्ट बनाता है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेना, फटाफट समझ लेना, लॉजिक को तुरंत समझ जाना, ये बुद्ध का काम है। पर ये लोग दोनों ग्रह व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, गुरु और बुध। व्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष बड़ा शानदार बना देते हैं, और ये संसार आपको व्यवहार के कारण जानता है जी।
आपके मन में क्या छिपा है इसको कोई नहीं जानता। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे मेरे मन की बात तो घर वाले भी नहीं जान पाए, जिससे हम इतना प्यार करते हैं वही मेरे मन को नहीं समझ पाया। तो मन को तो आपके समझने वाला कोई कोई विरला होगा, सब लोग आपको बाहरी व्यवहार से ही समझेंगे। पॉइंट क्लियर है? अब मान लीजिए आपने शुभ ग्रह की जगह कोई अशुभ ग्रह ले लिया, मंगल को उठा के ले लिया हमने। मार्स का पहला समस्या समझ लो, मंगल के पास माइंड नहीं है, वो सिर्फ यस बॉस है। मंगल यस बॉस है, वो दूसरे अन्य ग्रहों की मदद से बुद्धि के बल का प्रयोग करता है। मंगल के पास क्या है? बाहुबल है, शक्ति बल है, एनर्जी है, फाइट करने की शक्ति है, वॉरियर है, वो योद्धा है, वो युद्ध कर सकता है जी, पर डीप एनालिसिस वाली बात को नहीं करता। वो कैटलिस्ट है, वो जहां पर भी मंगल ग्रह जिस भाव में जाकर के बैठेगा उस भाव की रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देगा। अब आप मंगल को समझिए, आपने मंगल ग्रह को लगन में बिठा दिया, अभी मैंने जो सूत्र बताया उसी को लगा दो, सिंपल। भाई मंगल एक तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है वो बहुत जल्दी से सोचने की कोशिश करेगा मंगल, पर मंगल के पास बुद्धि तो है नहीं ना। वो पान्ना पेचकस से जल्दी बुद्धि का ताला खोलने की कोशिश करेगा, पर वो तो खुलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट लगती ही नहीं उसके साथ। तो मंगल को आ जाता है गुस्सा, मंगल फिर क्या करता है? धक्का मुक्की करता है बुद्धि के साथ, और जब बुद्धि के साथ धक्का मुक्की होती है तो बुद्धि भी कंफ्यूजन में क्या एक्शन रिएक्शन हो जाए उसे नहीं पता चलता। इसलिए मंगल सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है जब वो किसी शुभ ग्रह के अंडर में या शुभ ग्रह की गाइडेंस में वो वर्क करता है, तो बेस्ट रिजल्ट देता है। मैं बीच बीच में ग्रहों की खूबियां भी बताता चला जाऊंगा, बस सुनते चले जाओ, ज्योतिष आ जाएगा। मंगल ग्रह ने कैटलिस्ट का काम किया, बुद्धि को तेज करने की कोशिश। अब तेज का मतलब वो शार्पनेस वाली तेज नहीं है, वो बस धक्का मुक्की कर रहा है, तेज जल्दी चल, बुद्धि को कह रहा है फटाफट सोच। वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज कर देगा, अनडिसाइसिव कर देगा। या तो बंदा गुस्से के अंदर झगड़ा करेगा, अब झगड़ा करेगा तो भी नुकसान, या वो झगड़ा नहीं करेगा तो भी नुकसान, क्योंकि मंगल की एनर्जी उसने अपने अंदर समेट ली, और मंगल की एनर्जी तो अग्नि रूप है। नेगेटिव फायर, मार्स क्रिएट्स द नेगेटिव फायर, हमेशा ध्यान रखना, मार्स क्रिएट्स द नेगेटिव फायर। कहीं बैठ जाओ, मार्स क्रिएट्स द नेगेटिव फायर, वो नेगेटिव फायर क्रिएट कर रहा है साहब, वो समस्या खड़ी हो गई उसके साथ। तो अब बुद्धि पे नेगेटिव फायर आएगी तो क्या करेगा? अब वो शांत हो गया तो उसके शरीर को नुकसान है, बुद्धि को नुकसान है, शरीर को नुकसान है, कुछ कर ले, हो गया बहुत बड़ा समस्या। ऐसे में हमें फिर रेमेडी की रिक्वायरमेंट है जी, हमें फिर उपाय चाहिए, क्योंकि दिमाग तो गर्म है और फायर भी कौन सी जल रही है? सूर्य वाली नहीं, जो प्रकाशित कर दे। सूर्य के प्रकाश में अंधकार की समाप्ति है, पर वो प्रकाश किसी को मारता नहीं है। उस प्रकाश से औषधियां पनपती हैं, उस प्रकाश से पेड़ पौधे पनपते हैं, उस प्रकाश से दिन और रात डिसाइड होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है उस प्रकार से। हम संसारिक लोग जो है उसके प्रभाव से, उसके प्रकाश से एनर्जी गेन करते हैं, विटामिन डी लेते हैं ना सूर्य से। पर मंगल जो आपके घर में जो अग्नि जल रही है, जिससे चूल्हा जलता है, वो अगर कंट्रोल है तो आपका भोजन भी पक रहा है। अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो आपको भी भस्मीभूत कर देगी। वो किसी से दोस्ती नहीं करती, किसी से बैर नहीं करती, उसका अपना ही नेचर, वो अपने नेचर के हिसाब से काम करती। अग्नि में कोई भी गिरेगा जलेगा जी, भस्म होगा, सीधी सी बात है। आपने इस भस्म कर देने वाले मंगल को लगन पे बिठा दिया तो क्या होगा? पूरी बुद्धि पर मंगल का प्रभाव हो जाएगा। मंगल की एक खासियत है, वो कहता है भाई मुझे तो मोटा मोटा काम दो, छोटा बारीक कैलकुलेशन वाला काम मत दो,
मुझे बुध वाला काम नहीं चाहिए, मुनीम जी वाला 5 रुपए आ गए, 10 रुपए चले गए, 20 रुपए आ गए, 25 रुपए चले गए, छोटी छोटी कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं, 50 आदमियों का हिसाब मिला रहे हैं, वो मुनीम जी वाला काम करें, मंगल को नहीं समझ। वो कहता है नेट टोटल रिजल्ट बताओ कितना हुआ, मुझे बताओ किसने पैसा दिया और किसने नहीं दिया, जिसने दे दिया ठीक है, नहीं दिया चलो आज उसकी गर्दन पकड़ते हैं। ये मंगल का काम है। मंगल मैनेजमेंट जानता है। अब आप कहेंगे जी ये कैसी मैनेजमेंट हुई? हाँ जी, धक्का मुक्की वाली मैनेजमेंट जानता है। वो बोल्डली बिहेव कर सकता है, वो स्ट्रेंथफुली काम करा सकता है किसी से, वो फोर्सफुली भी काम करा सकता है, वो डरा भी सकता है, धमका भी सकता है, पीट भी सकता है। तो बहुत सारे लोग तो फोर्स से ही काम करते हैं ना। तो मंगल कई मामलों में तो सेट हो जाएगा। पराशर ऋषि का खास सूत्र, कोई ग्रह कहीं बैठ जाओ आपकी कुंडली में, उसके अच्छे परिणाम भी हैं और उसके बुरे परिणाम भी हैं। अच्छे से अच्छा ग्रह आपकी कुंडली में बैठ जाओ, उसका कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट भी होगा। बुरे से बुरा ग्रह आपकी कुंडली में कहीं पर बैठ जाओ, उसका पॉजिटिव पॉइंट भी होगा। तो घबराइए मत, ये तो हमारा देखने का दृष्टिकोण है। अरे यार हमारा वो पॉइंट डूब गया, हमारा वो पॉइंट खत्म हो गया, हमारा पॉइंट ये हो गया, वो हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आपने ये सोचना इससे पॉजिटिव क्या आ रहा है, उस पॉजिटिव को और ताकत दीजिए, नेगेटिव को कमजोर कर दीजिए। यही सूत्र है। ज्योतिष का गेम शतरंज की चालों की तरह होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन नहीं है। इसी तरीके से आपको अलग अलग ग्रहों को लगा लगा करके समझना है चीजों को। शुभ ग्रह आएंगे, शुभता देंगे, बुद्धि को कोई परेशानी नहीं होगी, बुद्धि बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचारों से हम अच्छा फैसला लेंगे। अच्छे फैसले ही हमारी जीवन की सफलता को डिसाइड करते हैं। ये सूत्र हैं, यूनिवर्सल सूत्र हैं ये। अच्छा फैसला लीजिए जीवन में, सही डिसीजन लीजिए, सही टाइम पर डिसीजन लीजिए, आप देखेंगे कि आप जीवन में सक्सेस गेन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति के पीछे, अनसक्सेसफुल होने के पीछे सही टाइम पर सही डिसीजन का ना होना बहुत बड़ा जिम्मेवार फैक्टर है। इस पॉइंट को हमने समझना होगा। और लगन कुंडली को मैंने बताया था, ये कुंडली का सिंहासन है जी, पूरी कुंडली को चलायमान करती है ये, पूरी कुंडली को चलायमान करती है ये लगन, पूरी कुंडली को चलाता है। लगन से ही डिसाइड हो जाता है एक व्यक्ति कितना सक्सेसफुल होगा। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है। अगर आदमी बार बार बेवकूफियां करेगा, बार बार गधापना दिखाएगा, तो बार बार फंसेगा। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी क्या करें, मेरे तो जीवन में बार बार मैं ही फंस जाता हूं। इसका मतलब वो बार बार रिपीट एंड रिपीट बार बार गलती कर रहा है। बार बार गलती कर रहा है का मतलब है कोई ना कोई लगन पर। मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, आप इंसान को देख करके समझ जाएंगे कि कोई ना कोई पाप ग्रह का असर जरूर है इसकी लगन पर, इसकी बुद्धि पर, जब ये बार बार गलतियां करता है। कोई इंसान समझाने पे भी ना समझे, समझ लेना कोई ना कोई पाप ग्रह का असर है। अरे रावण जैसा विद्वान व्यक्ति, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, पुलत्स्य ऋषियों के वंश परंपरा से आया हुआ विश्व ऋषि की संतान, 4 वेदों का कंठस्थ, भगवान शिव का सबसे प्यारा शिष्य, अथाह शक्तिधारी, क्या हो गया? विवेक नहीं तो साथ नहीं दिया। बुद्धि पर ऐसे ग्रह का असर आया कि उसने कहा सीता को हर लो, और उसने हर लिया। तमाम खूबियां हैं रावण में, आप पूरी रामायण को पढ़िए और हैरान रह जाएंगे।
राम से ज्यादा रावण का नाम है रामायण में, रावण शब्द है बार बार, यानी उसका चरित्र बहुत ऊंचा है। पर एक विवेकहीन प्रयास, एक गलती कर गया वो रावण, आज तक उसके पुतले जल रहे हैं। क्योंकि विद्वान आदमी की सजा बहुत बड़ी है, बेवकूफ गलती कर जाए लोग माफ कर देते हैं, विद्वान गलती करता है माफी नहीं है, कर्मांश के अंदर माफी नहीं है। फिर उसने एक गलती कर दी और सारा कहानी को खराब कर दिया। वाद्य यंत्र बहुत अच्छा बजाता था, भगवान शिव के कई स्तोत्रों की रचनाकार रहा, बहुत अच्छा कवि था, पोएट है, और युद्ध का तो वो था ही पराक्रमी। आप उसके जीवन के हर आयाम को देखो, पर एक कुछ कमियां थी उसके अंदर, अहम ईगो प्रॉब्लम। और वही उसका एक डायलॉग रहता था, एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। एको हम, कि हम तो केवल एक ही हैं, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, भूतो न भविष्यति, ना अभी तक कोई हुआ है और ना आगे भविष्य में होगा। हो गई ना अहम की बात, और उसी ने विवेकहीन बना दिया और उससे दिक्कत हो गई। इसीलिए संसार आपके कार्य, आपके एक्शंस को बहुत डीपली देख रहा है, बहुत पास से देख रहा है आपके एक्शंस को। और एक्शंस बुद्धि से क्रिएट होते हैं। वो एक्शन किस तरह से होगा, टाइप ऑफ एक्शन, वो तो आपका दसम भाव बताएगा, पर बुद्धि ही उसको बता रही है किस किस तरह से करना है। अब मान लीजिए एक बड़ा ही अशुभ ग्रह उठा के लगन पे बिठा देते हैं, राहु को। सभी पता है राहु पाप ग्रह है, छाया ग्रह है। राहु की खासियत है, उसके अंदर से एक मंशा रहती है कि मैं शौक दूं लोगों को, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग दांतों तले उंगली दबाएं, कुछ ऐसा कर दिखाऊं मैं संसार में कि लोग दांतों तले उंगली दबाने लग जाएं। उस चक्कर में वो परफेक्शन की तरफ भागता है, कभी किसी चीज को पकड़ता है, कभी किसी चीज को पकड़ता है। हो गई ना समस्या खड़ी, उससे वो कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूजन, इल्यूजन, स्ट्रेस, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फियर, अनवांटेड प्लानिंग्स, ये राहु की देन है। तो राहु ने बुद्धि के साथ मिल गया, पर ऐसा नहीं है। राहु के अंदर एक खासियत है जो बुद्धि को बड़ी ताकत दे देती है। वो क्या खासियत है? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बनाने की, षड्यंत्र रचने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, प्लानिंग बनाने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाने की बड़ी अच्छी कैपेसिटी। राहु में भापने की शक्ति है जी, भाप लेता है, डिसीजन है बड़ा जबरदस्त उसके अंदर। लगन के साथ जब मिलता है ये खूबियां भी दे देता है। मैंने कहा ना, कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो किसी भी स्थान पे बैठे जो केवल नेगेटिव दे, नहीं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव, पर वो देखना पड़ता है कहीं किसी में ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिवनेस कम है, किसी में ज्यादा नेगेटिव है, किसी में पॉजिटिविटी कम है, किसी में पॉजिटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी कम है। ये तो हर चीज में केस टू केस वेरी करेगा, ये सीन तो बदलेगा हर जगह पर, ये तो मैं स्वीकार करता हूं। इसी प्रकार से ये भाव है। अभी तक हम भावेश पे नहीं आए, ये ध्यान रखना, मैं भाव से नहीं हिला हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैं सिर्फ आपकी बुद्धि पर ग्रह को बिठा बिठा के देख रहा हूं। आपने इमेजिन करना है उस ग्रह के नेचर को। ग्रह दो तरह से एक्शन लेगा, एक तो उसकी ड्यूटी, कि उसको ड्यूटी क्या मिली है, दूसरा उसका नेचर कैसा है। पर अभी मैं जो ड्यूटी क्या मिली है, अभी आज के केस में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए उसके नेचर से डिस्कस कर रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मित्र, आप उनके लक्षण देख के, उसके क्रियाकलाप देख करके समझने लग जाओगे कि कौन सा भाव इस भाई का इफेक्टेड है, कहाँ इसमें डिफेक्ट आ रहे हैं, कौन सा ग्रह कैसे ना कैसे इसको डेंट मार रहा होगा। पक्की बात। तो आपको धीरे 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 ये ग्रहों की यात्रा का भी पता लगेगा, इन भावों की यात्रा का भी पता चलेगा, और धीरे धीरे कारक की थ्योरी भी समझ में आएगी।
अब मान लीजिए शनि को ही बिठा देते हैं हम बुद्धि पर। अब शनि देव की एक खासियत है, शनैचर, शनै शनै चलने वाले, चर में चलना, चलायमान, धीरे धीरे चलायमान है जी। जब बैठेंगे मद्दा कर देंगे। मंगल जहां बैठेगा गति कर देगा, और राहु जहां बैठेगा वो गति की तो लिमिट ही तोड़ देता है। राहु का काम है लिमिट को क्रॉस करना। जो लोग विदेश में जाके बस जाते हैं, हम राहु देखते हैं, अरे विदेश के लिए राहु बहुत अच्छा है, हम सुनते हैं ना। क्यों अच्छा है? वो आपकी देश की सीमाओं को उलांघ जाता है जी। वो अपनी सीमाओं में नहीं रहना चाहता, वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना चाहता है। राहु हर वो काम करना चाहता है जिसमें एक लिमिट बनाई हुई है। अगर आपने घर में परिवार में कोई नियम बना रखा है, सबसे पहले राहु ग्रस्त बच्चा है ना, उस नियम को तोड़ेगा। आपके परिवार में अगर अरेंज मैरिज होती है तो वो लव मैरिज करके दिखाएगा। अगर सारे नौकरी पेशा वाले हैं तो बिजनेस करके दिखाएगा। तुम सारे बिजनेस वाले हो तो वो नौकरी करके दिखाएगा। उसने अपने परिवार की परंपरा तोड़नी है, फिर अपनी कास्ट की परंपरा तोड़नी है, अपने धर्म की परंपरा को तोड़ना है, अपने देश की परंपरा को तोड़ना है। उसको जो मिल जाएगा वो तोड़ना है, उसका नेचर है। इसलिए लगन पे राहु हो, उसको जल्दी सी किसी दूसरे की बुद्धि समझ में नहीं आती, बड़ी देर में वो समझ में नहीं है, मतलब वो किसी को मानता नहीं है जल्दी सी। ही इज इंटेलिजेंट गाय, उसको थोड़ा समय लगता है दूसरे को स्वीकार करने में। इंटेलिजेंस लेवल को हमेशा परखता रहता है। राहु के अंदर छिपा हुआ है साम दाम दंड भेद, पता करो। डिटेक्टिव है ये, नेचुरल। बात चल रही थी, शनि को लगन पे बिठा दिया। शनि धीरे 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 स्लो 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 मूविंग। बुद्धि को कैसा करेगा? वो जिसका भी लगन पे शनि होगा वो हर काम को थोड़ा स्लो करेगा आम आदमी की कंपैरिजन। शनि में नेगेटिव थॉट्स खींचने की पावर बहुत है, क्योंकि वो दुख का अभ्यास कराते हैं शनिदेव। उनकी ड्यूटी है जी, इस संसार में दुख किस किस तरह के होते हैं उनको वो दर्शन कराते रहते हैं। जिनके भी लगन पे शनिदेव बैठते हैं उनको पता है कि दुख, उन्होंने दुख देखा भी होता है, चाहे अपना ना देखे औरों का देखे, दिखते बहुत हैं। इसलिए उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो हम कहेंगे यार ये तो बात कोई अच्छी नहीं हुई। बुद्धि भी देते हैं। कौन सी बुद्धि देंगे? टेक्निकल बुद्धि देंगे, टेक्निकल ज्ञान देंगे। मंगल भी टेक्निकल ज्ञान देगा, शनि भी टेक्निकल ज्ञान देगा। अगर बात टेक्निक की होगी तो ऐसा आदमी कहेगा वाह जी लाओ मैं कर देता हूं काम फटाफट। पर अगर आप डीप एनालिसिस की बात करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सिंपल भाव को इस तरीके से देखिए आप, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। समझ रहे बात को? ये भाव की गाथा है। किसी भी ग्रह को आप बिठाएंगे, ऐसे ही हम रोज एक एक दो दो सूत्र को पकड़ते चलेंगे ज्योतिष के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला पे काम करना है, आपको ये जो टेक्निक पे काम करना है। आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना कि मंगल लगन पे हो तो क्या हो जी, दूसरे में हो तो क्या हो जी, सूर्य तीसरे, नहीं, सीखना ही नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, आज तो मैं बता रहा हूं कि ये यहाँ पर हो तो क्या हो जी। सिंपल सी बात है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रह का जो नेचर होता है, ग्रह का जो स्वभाव होता है अपना, वो उस भाव के ऊपर असर पैदा करता है। अब एक सिंपल उदाहरण मैं इसमें पूछना चाहता हूं। प्रेम का भाव पंचम है, मैंने आपको अभी सिखाया था कुछ दिन पहले। अब प्रेम में गर्मी चाहिए कि ठंडक चाहिए कि कैसे शुभ ग्रह चाहिए, क्या अच्छे सोच वाले ग्रह चाहिए? शुभ ग्रह ही चाहिए होंगे गुरुजी। शुभ ग्रह चाहिए। मंगल का क्या काम वहां पर? मंगल का तो वहां काम है जहां युद्ध चाहिए, जहां झगड़ा चाहिए, जहां विवाद चाहिए, किसी को पीटना है, किसी को मारना है, गोली मारनी है, बंदूक मारनी है, वहां तो मंगल का काम है। हाँ, तीसरे भाव में भेज दो, वहां कुश्ती हो रही है, वहां तो कुश्ती लड़ी जा रही है, दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, तीसरे भाव में भेज दो मंगल को, हो गई अच्छी बात। समझे ना आप पॉइंट को? तो कारक का मतलब ही यही है
कि जो चीज जिस चीज के लिए बढ़िया है अगर वो वहां बैठ जाए तो हम कहते हैं वाह कारकों का तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, और विपरीतता में चली जाए तो लो जी इसने तो मामले को गड़बड़ कर दिया। अब मान लीजिए आपको आईफोन चलाने की और लेटेस्ट फोन चलाने की आदत है, और आपको किसी न तरह नोकिया का वो पुराने वाला 10 साल पुराना फोन देते कि इसी से काम चलाओ, वो फेंक के मारेगा। उसको आदत नहीं है भाई, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की आदत है। इसी तरह से ये हमारे भाव हैं। जब किसी भाव में गलत ग्रह की एंट्री हो जाती है तो भाव को भी बिगाड़ता है और ग्रह खुद भी कई बार बिगड़ जाता है। तो यही चीजों पे हम लोगों ने धीरे धीरे चर्चा करनी है। अब सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस एक भाव है जिसे धन भाव कहा जाता है। हमेशा एक पॉइंट में एक ही चीज पकड़िएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, वन टाइम वन पॉइंट को पिक कीजिए। अब इसमें जब आप कह रहे हैं ये धन भाव है तो ये मत घुसाइए उसके अंदर कि ये कुटुंब भी है, ये वाणी भी है, ये फलाना भी है, टिकड़ा भी है। भाई 20 चीजें हैं, ये टीचर के लिए समझाने के लिए। आपने फर्स्ट समझिए कि धन भाव है, आपने धन नहीं लिया वाणी ली, तो आप समझिए ये वाणी भाव है, पर उसको उस नजरिए से देखिए। मान लिया आपने कहा जी धन की बात नहीं मैं ले रहा, मैं तो वाणी को पकड़ूंगा। अब आपने देखा कि सेकंड हाउस वाणी है, कैसी वाणी बोलेगा, कि वो कैसी वाणी को बोलेगा। अब वाणी के लिए कैसा ग्रह चाहिए बताइए? शांत ग्रह, शुभ ग्रह चाहिए, बुध ग्रह चाहिए, शुभ ग्रह चाहिए और पॉजिटिव प्लेनेट चाहिए। अब शुक्र जैसा प्यारा ग्रह कहां मिलेगा जी? शुक्र से ज्यादा प्यारा ग्रह कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यारा बोलेगा जी, क्योंकि वो बड़ा डिसेंट प्लेनेट है। वो अपनी डिसेंसी भी दिखाएगा और आपकी भी रेस्पेक्ट करेगा। बहुत रेस्पेक्टफुल प्लेनेट है जी। गुरु भी तो है ना, बेशक राक्षसों का गुरु है, पर देव उसके अंदर भी गुरुत्व है, गुरुत्व है उसके अंदर, ये आपको समझना होगा। तो सबसे बेस्ट प्लेनेट कौन सा हुआ सेकंड हाउस के लिए बताइए? बुध। फिर बुध, मैं कह रहा हूं शुक्र सबसे बढ़िया। शुक्र गुरु, शुक्र होगा सर। बुध कौन है? बुध एक चालाक व्यक्ति को कहते हैं। बुध एक चालाक, क्लेवर, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी भाषा को बदलता है। जैसे तोता, तोते में ज्ञान नहीं है पर वो मानवीय भाषा को समझ सकता है। और आप चाहे गाली सिखा दो उसको या राम नाम सिखा दो, वो राम नाम भी बोलेगा, गाली सिखा दोगे गाली देगा। उसकी खुद की बुद्धि नहीं है पर वो कम्युनिकेट करता है, आपकी तरह नकल करना जानता है। इसलिए तो लाल किताब में बुद्ध को, तोते को जो है ना बुद्ध से देखते हैं। घड़ा है, बजा दो बाहर से, टन टन टन। घड़ा जो है बुद्ध है, समझिए। जो आपकी मिट्टी से बनने वाले बर्तन बुद्ध हैं, जिसमें गोलाई है वो बुद्ध है, समझे बात को। अब आगे मैं इनके विषय में चर्चा करूंगा। बुध ग्रह कम्युनिकेशन स्किल देता है सेकंड हाउस में, बट बटरिंग वाली, और बटरिंग वाला कभी कभी मामला फंस भी जाता है। समझदार आदमी भाप जाता है, अरे वाह चापलूसी कर रहे हैं, और हर बार कह देता है वाह क्या पंडित जी नया कुर्ता पहना हुआ है, अरे भाई ये तो 6 महीने से पहन रहे हैं। तो समझ जाता है बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा रहता है। तो वो चीज पकड़ में आ जाती है कभी कभी। पर शुक्र ऑलवेज डिसेंट, ऑलवेज, जब भी वो बात करेगा हेल्पफुल बात करेगा, पॉजिटिव बात करेगा, आपको बात करके मजा आ जाएगा जी। और उसी की जगह मंगल को बिठा दो, मंगल कहेगा हर बात में देखना, फिर अगर मेरा काम नहीं किया तो फिर देखियो। और सामने वाला कह रहा है मैं तो कर रहा हूं, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करता, अपनी वाइफ को कहेगा चाय बना दो, वाइफ कहेगी अच्छा मैं बना देती हूँ, देख लो अगर नहीं बनाया तो। अब इस शब्द की लाइन की कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी इस चीज की, बट कैटलिस्ट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, हर चीज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसे कहते हैं आग में घी डालने का काम करता है। हो गया ना प्रॉब्लम? अब बिना मतलब की आ बैल मुझे मार, अब सामने वाले को आपने एक्साइटेड कर दिया, वो कह रहा है मेरा कसूर क्या है, मैं तो पहले ही यस कह रहा हूं आपको चाय बनाने के लिए, फिर ये अगला शब्द बोलने की क्या जरूरत है, नहीं तो देख लो। यही काम है
क्योंकि वो हर एक से चाहता है मैं फोर्सफुली काम कराऊं। इसीलिए अक्सर जब मंगल सेकंड हाउस में होता है वो ये बताना नहीं भूलता कि अगर आपने मेरा काम नहीं करा तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अब हम क्या कहेंगे कि साहब ये ग्रह जी बहुत बढ़िया नहीं है, समझ रहे बात को, क्योंकि मंगल है। मंगल के लिए एक सूत्र याद रख लो, मंगल करावे दंगल, मंगल करावे दंगल एंड मार्स क्रिएट्स द नेगेटिव फायर। उसकी जबान में फायर है, और कौन सी फायर है? जो वो सोच सोच के ऐसे पॉइंट ढूंढता है कि आज तो मैं इसको ऐसा सुना दूं ना, बस रात को नींद तो नहीं आनी चाहिए इसको। तो उसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर वो डेंट मारने का प्रयास करेगा। पॉइंट समझे? आपको समझना होगा हर आदमी को अपनी पर्सनैलिटी से प्यार है। हर आदमी इस जन्म में जिस भी शरीर में, कैसे भी शरीर में वो घुसा हुआ है, उसकी आत्मा जो प्रवेश कर गई है उस शरीर में, उसमें वो खुश है। हमारे हरियाणा में कहते मन में राजी जूण में दुखी कोई ना, मन में राजी जूण में दुखी कोई ना। इसका मतलब मन से तो हर व्यक्ति खुश है और जून में दुखी कोई नहीं है। कोई किसी धर्म में पैदा हो जाओ, सब वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखेंगे और अपने मन में खुश रहेंगे। इसे कहते हैं योनि। योनि में हम जिसे जून बोल देते हैं हरियाणा भाषा में, वो योनि है। हम कहते हैं इतने 84 लाख योनियां, 84 टाइप, 84 टाइप्स ऑफ द योनि। योशी मैंने जन्म, आपको एक बॉडी मिली है, उसमें कोई दुखी नहीं है साहब। सुअर भी जो है ना वो गंद में रह के बड़ा हैप्पी है। आपको लगता है वो बेचारा गंदा हो गया, ये अरे ही इज वेरी हैप्पी। इसलिए कहते हैं मन में राजी। हर आदमी अपनी कुछ चीजों को लेके मन में बड़ा खुश है, वो अपनी कुछ अच्छी अच्छी बातों को लेके बड़ा खुश है। किसी को लगता है उसके माँ बाप बहुत अच्छे, किसी को लगता है मेरा परिवार बहुत अच्छा, किसी को लगता है मेरा देश बहुत अच्छा, किसी को लगता है मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी, किसी को लगता है मैं खूबसूरत बहुत अच्छा। हर एक को अपने कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लगते हैं, और आप उसकी पर्सनैलिटी पर ढूंढ ढूंढ के निशाने लगा रहे हो, तो साहब रिलेशन बनेगा कि बिगड़ेगा? मंगल ने रिलेशन को खराब कर देना है। तो हम क्या कहेंगे भाई सेकंड हाउस में मंगल पर ठीक नहीं। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा बोलता है तो समझ लेना कि अगर ये फालतू बोलने वाला आदमी है, वाचाल है, वाचाल सुन ज्यादा बोल जाएगा जिसकी आवश्यकता ना हो, तो सेकंड हाउस वाला मंगल रुकता नहीं है, बोल जाता। अब मेरी तरफ मत देखना, मेरा सेकंड हाउस में नहीं है, कहीं ऐसा समझो कि गुरुजी का भी है। नहीं, मैं फोर्सफुली नहीं बोलता, मैं तो बहुत सॉफ्टली हूँ। पर इसकी जगह शनि अगर बोलेगा तो शनि कम बोलता है, पर व्यंगात्मक शक्ति शनि के पास है। व्यंग कसता है जी, टोंट, बड़े प्यार से। आपको 10 मिनट के बाद समझ में आएगा हो ये तो बेइज्जती कर रहा था मेरी, अच्छा आप समझ में आ रहा है मेरे, पर जब तक तो बात आई गई हो जाती है। हर एक के गुण हैं, उसको समझना है आपने। पर गुरु को बिठा दो सेकंड हाउस में, अरे वाह, वो या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो हमेशा शब्दों को ढूंढ ढूंढ करके बोलेगा। अच्छे से अच्छा शब्द कहाँ लाऊं जिसमें मेरी इमेज ऐसी बन जाए कि मैं इसकी नजर में ज्ञानी सिद्ध हो जाऊं, मैं ज्ञानी हो जाऊं सिद्ध किसी भी तरीके से। ये वो अपनी इमेज के लिए जाएगा। अब उसके भाषा जो शब्द होगा वो ज्ञान का एक धारा प्रवाह सूत्र के अंदर पिरोने वाला। अगर उसको लगता है इस बात पे मैं नहीं बोल पाऊंगा तो नहीं बोलेगा वो, क्योंकि बकवादी तो है नहीं। ध्यान रखना, वो अपनी भाषा पे धीरे धीरे पकड़ बनाता बनाता एक दिन इतनी गहरी पकड़ बना लेता है कि उसको लोग कहते हैं अरे भाई भाषा पे बड़ी भारी पकड़ है इस आदमी। क्यों? क्योंकि गुरु विस्तार का कारक है, एक्सपेंड कराता है, ग्रोथ देता है। भाई ग्रोथ देना उसका कारक है, वो ग्रोथ का। स्त्री फीमेल चार्ट में, क्यों फीमेल चार्ट में गुरु कारक है उसकी मैरिज का? क्योंकि स्त्री विवाह ही इसलिए करती है कि उसको ग्रोथ चाहिए, उसकी पहली इच्छा। अब आप कई फीमेल कहेंगे जी हमने तो नहीं पता। अरे भाई बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं पर हमें नहीं पता होता। बट फीमेल की रियलिस्टिक चीज ये है कि उसको जीवन में ग्रोथ चाहिए। उसको केवल पति प्लेजर के लिए नहीं चाहिए, उसके लिए बच्चा बहुत अहम है संसार में। हो सकता है पति के लिए इतना अहम ना हो, पर पत्नी के लिए बहुत अहम है, उस लेडीज के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो इस संसार को कुछ दे के जाना चाहती है। गुरु की वही आदत,
फिर मैं बता रहा हूं, गुरु को मैंने क्या, जो संसार को कुछ देना चाहे, ब्रह्मांड को कुछ देना चाहे। इसलिए हम जब भी विवाह की बात को देखते हैं मिस्त्री के, तो गुरु को सिग्निफिकेटर प्लेनेट लेते हैं, पर पुरुष के में नहीं लेते गुरु, जबकि वो वंश बढ़ाता है, परंतु फिर भी नहीं, क्योंकि उसके मन में वंश बढ़ाने के लिए नहीं वो विवाह करता। पुरुष हमेशा प्लेजर के लिए विवाह करता है, इसलिए उसके कारक के लिए हम शुक्र को पकड़ते हैं। आगे आएगा, चर्चा चलेगी इस बात की भी। पर चलिए अभी हम भाव पे चलते हैं कि हमने पाप ग्रह को जब वाणी के साथ लगाया तो वाणी बिगड़ गई। अच्छा, एक ध्यान रखना राहु के बारे में, राहु बहरूपिया है, जब सेकंड हाउस में होगा इसकी वाणी कभी भी बदल सकती है। कैसे बदलती है? आपके मुंह पे बहुत मीठा, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा बोलने वाला, जैसे ही आपकी पीठ गई कहेगा अरे बड़ा घटिया आदमी, बड़ा बेकार आदमी, आपकी इतनी बुराई कर देगा वो व्यक्ति, आप हैरान रह जाएंगे, अरे ये क्या बोल रहा है यार, ये अभी तो उस आदमी की इतनी तारीफ कर रहा था, अचानक से एकदम पलटी मार गया। बहरूपिया है, बार बार रूप बदलता है। या तो बोलेगा कड़वा तो ध्यान रखना गालियों की बौछार कर देगा, फिर गालियों का दमादम मस्त कलंदर वाली बात हो जाएगी। परंतु अगर मीठा बोलने पे आया तो पकड़ नहीं पाओगे मेरे भाई, ये समझोगे तो शुक्रिया आके बैठ गए यहाँ पर। परंतु जब वो गाली देगा ना, जब पता चलेगा ओ ये तो दूसरा ही है, कोई ना कोई छिपा हुआ राहु शौक देता है ना, राहु का काम है दूसरे को शौक दूं, कुछ ऐसा करके दिखा दूं जिससे सामने वाला कहे अरे यार ये वाह तूने क्या कर दिया, कमाल ही कर दिया, अच्छा तू ऐसा भी है, अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं था। शौक देना है। जैसे किसी साथ चीटिंग हो जाती है, चीटिंग होने के बाद आदमी शौक महसूस करता है, कैसा महसूस करता है? शौक हो गया, अरे यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ। ये ऐसे ही राहु करता है। परंतु सूर्य को आपने सेकंड वाणी के साथ बिठा दो तो सूर्य तो सदा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा देखता है बोल देता है। सूर्य आत्मा है ना, और आत्मा ऑलवेज ट्रूथफुल होती है। आत्मा का कार्य ही है आपको सत्य का ज्ञान देना। चोर की आत्मा को भी पता है कि तू गलत कर रहा है, पर उसकी आत्मा कमजोर है, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके ऊपर रोक नहीं पा रही पूर्णतया उसको। जिसकी आत्मा स्ट्रांग है वो गलत काम नहीं कर सकता। और आत्मा कौन है ज्योतिष में? वो सूर्य है, सिंपल। जैसे हम कहते हैं ना यार इसकी तो आत्मा बड़ी बलवान है, आत्मा का बड़ा अच्छा साफ सुथरा, आत्मा साफ सुथरी, आत्मा साफ सुथरी है। पर ज्योतिषी के विद्यार्थी कैसे देखेंगे किस आदमी के? आदमी सिंपल है, उस आदमी की कुंडली उठाओ, सूर्य की स्थिति देखो, अगर सूर्य अच्छा है, सिंपल उसकी आत्मा स्ट्रांग है, आत्मा स्ट्रांग है तो मुंह का कड़वा जरूर हो सकता है, क्योंकि क्रूअल है ना, थोड़ा सा तीखा बोल जाएगा, मूड का गुलाम होगा, मुंह की मुंह पे बता देगा आपको कि आपने क्या गलती करी है, और ये भी समझा देगा दोबारा मत करो। बट इफ यू बिकम द फ्रेंड, अगर आप उसके फ्रेंड बन जाते हैं, फिर वो कहेगा अब इसको कोई हाथ लगा के दिखाए, अब मैं देखूंगा, इट्स माई ड्यूटी। क्योंकि सूर्य है ना, राजा है, पालन करता है, सभी का पालन करता है। जैसे राजा है, आपके मुख्यमंत्री आपके दोस्त बन जाए, प्रधानमंत्री आपके दोस्त बन जाए, फिर वो क्या कहता है कि अब तेरे को कोई हाथ लगा के दिखाए, अब हम देखेंगे। वो कहता है तू तो पीछे हट, तेरे दुश्मनों को हम देखेंगे। ये सूर्य की जो है एक फिलॉसफी है। अगर आप सूर्य के मित्र हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आप सभी लोगों से क्या कहता हूं, आप गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र है, और अगर आप सूर्य के मित्र बनेंगे तो बड़े बड़े उच्चाधिकारी आपके मित्र बनने लगेंगे, आपके पिता के साथ आपकी बनने लगेगी, आपके बॉस के साथ आपकी बनने लगेगी, आपकी आत्मा में बल आएगा। जब आत्मा में बल आएगा, डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगे आप बटरिंग बुटरिंग करनी छोड़ दोगे, मक्खन मलाई लगाना छोड़ दोगे लोगों को, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंच चूक होगा, पर एक दिन सबसे पहले लोग आपके पीठ पीछे बड़ाई करने लग जाएंगे, कहेंगे अरे यार आदमी थोड़ा टेढ़ा जरूर लगता है पर बिल्कुल सच्चा आदमी, बिल्कुल सच्चा आदमी, विश्वास करने योग्य। जबान जाने नहीं देता, जबान जो दे दी वो पक्की, आपकी इमेज सीमेंटेड हो जाती है, मार्केट में लोग आपका लोहा मानने लग जाते हैं, आप इंसान के रूप में एक ब्रांड की तरह उभरने लग जाते हो। ये समझ लीजिए,
ज्योतिष में उपाय कुंडली खुद देती है जी। हम रेमेडी के लिए भागे फिरते, मैं कहता हूं खुद स्वयं बता रही है वो कि करना क्या है। सर मतलब सिर्फ सूर्य सेकंड हाउस में रहे तो ही करना है सर? नहीं 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 नहीं, कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी बैठे। रेमेडी जो मैं दे रहा हूं अभी, मैं जनरलाइज रेमेडी बताता हूं अभी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सूर्य जागृत होगा। सूर्य जागृत होने से गायत्री मंत्र आपके सातों चक्र को एक्टिवेट करता है। गायत्री मंत्र, उससे सूर्य चक्र विशेष रूप से स्पंदन मिलता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस मिलता है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वही हमारा सूर्य चक्र है। आप समझे? तो गायत्री मंत्र उस चीज को बड़ा करता है, प्रमोट करता है। ये फर्स्ट हाउस को बड़ा प्रमोट करता है। फर्स्ट हाउस में क्या देख रहे थे हम? बुद्धि देख रहे थे, है ना। वहां पे शब्द आता धीमहि, धी मैंने बुद्धि, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बुद्धि है, प्रकाशित होने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाए। बड़ा ही प्यारा मंत्र है। सूर्य एक्टिवेट कर लो, आप सूर्य के मित्र हो जाओ, सूर्य के मित्र हो जाओ, तो सूर्य आपकी सेफ्टी करेगा जी। और सूर्य कौन है? किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाओ, जो सबसे टॉप का आदमी वही वहां का सूर्य है। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन का हेड ही वहां का सूर्य है। आप जिस शहर में रहते हो वहां का आईएएस ऑफिसर, डीसी जो है वहां का सूर्य है। आप स्टेट में रहते हो वहां का मुख्यमंत्री वहां का सूर्य है। आप देश में रहते हो, आपका वहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां के सूर्य। हम ज्योतिषी लोग रट्टा मार लेते हैं। अरे प्रैक्टिकली समझो, सूर्य कहाँ है, जब तो हम रेमेडी करेंगे। हम प्रैक्टिकल नहीं समझ पाते ज्योतिष को कैसे इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। आपके पिता या पिता तुल्य जितने भी व्यक्ति हैं सब सूर्य हैं, इसको हमें समझना होगा। और नहीं तो साक्षात सूर्य देव तो दर्शन देते ही है पूर्व दिशा में सुबह सुबह, वो तो है ही सूर्य। और सूर्य की प्रार्थना 3 बार की जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। सूर्य के जब राइजिंग सन होता है तो उस समय दर्शन करने चाहिए, जिसे उषा काल कहा गया है। फिर दोपहर के समय, दोपहर का समय का मतलब दोपहर के बाद गोधूली वेला के अंदर भी इसके दर्शन करने चाहिए। और सायकाल जब सूरज छिपता है, तो छिपते हुए सूरज की, तो जब आप सुबह होते हैं तो ऐसे जल अर्पित करते हैं। दोपहर में हम मणिपुर चक्र, सूर्य चक्र के पास लोटा लेकर के या बर्तन लेकर के करते हैं। और शाम के जब संध्या करते हैं तो सूर्य को जब अर्घ देते तो बैठ करके, नीचे बैठ करके और थाली रख करके नीचे से, यानी कि मणिपुर चक्र से नीचे से जल अर्पित करते हैं हम। सिंपल सी बात। क्या कर रहे हैं हम सूर्य को जगा रहे हैं। वी आर एक्टिवेटिंग द योर सन। और सन जो पहला भाव है ना, अभी कारक की बात चल रही थी, पहले भाव का कारक है, यानी कि सन डिसाइड कि आप कितने हेल्दी रहोगे, सन डिसाइड कि आप कितनी ग्रोथ करोगे। सूर्य डिसाइड करता है। वो कहीं बैठो साहब, पूरी कुंडली में कहीं पर भी अच्छा बैठ जाओ, आपकी हेल्थ को अच्छी कर देगा। शरीर में रोग जब तक अंदर नहीं घुस सकता, जब तक सूर्य कमजोर नहीं होगा। इस सूत्र को समझ लो, जब तक सूर्य कमजोर नहीं होगा कोई भी शरीर में रोग एंटर नहीं करेगा। और इसीलिए तो सूर्य शनि की लड़ाई है। शनि व्याधि कारक है, शनि लड़ता है सूर्य से, भाई किसी तरह घुसने दे अंदर, क्योंकि मेरे को तो मृत्यु देनी है इस आदमी को। अगर ये बिल्कुल हेल्दी रहेगा तो इसको मरेगा कैसे। शनि वात कारक है, वायु कारका, और वायु डिस्ट्रॉय द बॉडी, और वात, अनबैलेंस वात जो होती है वो शरीर का नाश करती है। इसलिए जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं पतले दुबले हो जाते हैं, कृशकाय हो जाते हैं, वात का असर ज्यादा होता है। इसलिए उनके साथ बड़ी समस्या, इम्यूनिटी की समस्या रहती है उनके साथ। सर्दी ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम, गर्मी ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम। आजकल एक कोरोना चल रहे हैं, अगर ये लग जाए तो बड़ी भारी समस्या है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम, ये शनि का प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे हम लोगों ने इस चीज के प्रयास को हमने बिल्कुल बहुत स्मूथली लेना है। आपको मेरा नेचर पता है, आप जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं, मैं शुरुआत बहुत धीरे से करता हूँ, फिर बाद में मैं गति को बड़ा फास्ट कर देता हूँ।
मेरा मानना ये, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं मारा, ज्योतिष में तो रहोगे पर सारी जिंदगी रट्टा मारोगे। और कई बार ऐसा होगा जब भी किसी की पत्री देखनी होगी, जन्म पत्री, आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको करे ऐसा ऐसा होता है, पर कैसे कैसे होता है लॉजिक पता नहीं है। रट्टा नहीं मारना, चीजों के सूत्रों को समझना। पहला आज का सूत्र भाव भावेश कारक। अभी 2-4 दिन हम लोग इस भाव भावेश कारक की यात्रा पर ही रहेंगे। बड़े ढंग से अगर हमने भाव भावेश कारक को लगाना सीख लिया, ये समझ लो 40% ज्योतिष तो यही समझा देगा। ये अकेला सूत्र ही 40% ज्योतिष समझा देगा आपको। भाव भावेश कारक ही लोगों को लगाना नहीं आता, क्योंकि वो कारक को इंडिपेंडेंट स्टडी करना नहीं जानते। कारक के मामले में गच्चा खा जाते हैं। जैसे किसी के सप्तम भाव में गड़बड़ हो जाए, या मान लो पंचम भाव में उल्टे सीधे ग्रह बैठ गए, परंतु पंचम का कारक बहुत अच्छा है, वो उसकी सेफ्टी कर जाएगा। और आप कह बैठोगे जल्दबाजी में, गुरुजी ने सिखाया था, और यहाँ पे तो राहु मंगल बैठे हैं, ये तो संतान को मारेंगे, संतान को नष्ट करेंगे। अरे गुरुजी ने तो कहा था, पर कारक आपको लगाना नहीं आ रहा। कारक तो आप भूल गए, आपने भाव देखा, भावेश देखा, कारक तो लगाया ही नहीं साथ में। और हम गलती खा गए, हमने जल्दबाजी में बोल दिया भाई संतान की हानि हो गई। वो कहेगा मेरे 2 छोटो 3 बच्चे हैं और सारे हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया है, आपको ये क्या हुआ, या तो राहु मंगल आ गए। अरे भाई राहु मंगल आ गए, तुमने देखा ही नहीं कि कारक कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है भाव भावेश कारक में। भाव भी लोग सीख जाते हैं और भावेश भी सीख जाते हैं, कारक में गलती कर। अब लोग कहेंगे जी कारक तो हमें याद पड़े हैं, पूछ लो जी गुरु का कारक कौन, शुक्र का कारक कौन है, उनको याद है, पर इंप्लीमेंट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। जब भी कारक को लगाएंगे हम इंडिपेंडेंटली उसको लगाएंगे। अगर शुक्र देखना है तो फिर आपने वैसे ही देखना है जैसे कि ये अकेला आदमी है। अब ये देखना है कहाँ बैठा है जी जाकर, ये नहीं देखना है दूसरे भाव का मालिक है कि 5वें भाव का मालिक है। ये तो भावेश के साथ ही देखना है ये किस भाव का मालिक है, कारक के साथ नहीं देखना आपने। और लोग ये गलती कर जाते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंसी के चक्कर में वो कारक में भी देखते हैं, अच्छा आज ये तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, आज ये तो अष्टम भाव का लॉर्ड है कारक। अरे भाई अष्टम से इसका संबंध नहीं है। अब कारक हमेशा इंडिपेंडेंटली यूज होता है, वो आगे चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में मैं फिर कहूंगा, किसी को कुछ ना समझ में आए तो समझना यू आर सो लकी पर्सन। कोई टेंशन मत लो, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं पालना। सर जैसे आपने बोला था कि लगन में मार्स होने से उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, अगर असेंडेंट में कोई प्लैनेट नहीं है, इफ ओनली 8 इज रिटन, तो भी इट मींस इट इज मार्स। मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं, क्या नाम क्या आपका? सर मैं अभिलाष सर। है जी? अभिलाष सर। अभिलाष क्या प्रश्न है आपका? सर अगर समझिए कि असेंडेंट में कोई प्लैनेट नहीं है, हाँ, तो सिर्फ 8 नंबर लिखा है, तो वो मार्स को इंडिकेट करेगा ना सर? देखो पहले तो अभिलाष, मैं शायद आप कल वाली क्लास में नहीं थे, जो भी भाव खाली हों जी उनको हवा मत बनाओ। हर भाव का एक स्वामी ग्रह है, वही हमने सीरीज शुरू की है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है सोचना है, हर भाव का एक स्वामी होता है, वो आपने देखना है। और स्वामी कैसे डिसाइड करते हैं? भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका राशि का जो स्वामी है वही भाव का स्वामी है, बस। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, अगर 8 नंबर लिखा है तो मार्स हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये तो Okay, बहुत sir. बेसिक का कंसेप्ट है ये। राइट सर, ओके। और कोई अदर्स? हाँ यस, और कोई क्वेश्चन? सर नमस्ते सर, मैं सुमिता बोल रही हूँ। हाँ सुमिता बोलिए। सर मेरे को ये पूछना था, ट्विंस बच्चों की शायद ये वाली पत्री नहीं देखते ना, हमारे एक्चुअली ट्विंस बच्चे हैं, तो उनकी कौन सी पत्री देखते हैं? देखिए ट्विंस का जो कंसेप्ट है बहुत आसान है, लोगों को लगता है पहला जो बच्चा होगा उसको D1 से देखा जाता है, ओके। और दूसरे बच्चे को D60 चार्ट होता है, एक षष्ठांशा कुंडली होती है, उसको लगन मान के देखना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन?
कि D60 प्रिंट कर लें बेसिकली। D60 होता है सॉफ्टवेयर में, बड़ा इजीली मिल जाएगा। गुरुजी नितिन बोल रहा हूँ। बोलिए नितिन जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा कि आपने ये तो बताया कि जब ग्रह बैठ जाता है हाउस में तो उसकी जो भी क्वालिटीज होती हैं उसको अफेक्ट करता है। अब वो कितनी अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या उसकी डिग्री पे भी डिपेंड करता है? आगे चल के सीखेंगे, ये बहुत आगे का क्वेश्चन है और कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने गलती करी गृह युद्ध समझा के, मेरी जान को गृह युद्ध हो गया। गुरुजी नमस्कार, मोहित बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, मेरे को एक चीज ये पूछनी है, जो आप ग्रह के बताते हो मैं सुनता हूँ सारा, पर थोड़ा सा ग्रह के बारे में पढ़ना हो या सुनना हो तो कहाँ से सुनने हो आप? सिर्फ सुनील वशिष्ठ को सुने, सुनील वशिष्ठ को पढ़े, कहीं नहीं जाना। गुरुजी आप कोई वीडियो प्लीज शेयर कर देना अपनी ऐसी। बस सुनते ही रहो, डेली का इंतजार करो, परमात्मा का नाम लो। ओके थैंक यू। एनी अदर? गुरुजी मंजीत बोल रहा हूँ। हाँ मंजीत जी बताइए। पता नहीं ये सवाल इस टाइम के लिए सही है या नहीं, बट एक सवाल आया है, पूछ रहा हूँ। आपने जैसे बताया गायत्री मंत्र है सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इससे सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है। और कई दफा लेकिन ऐसा होता है, जैसा मेरे को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई दफा मुझे बताया गया कि इस समय आप सूर्य को मत जल अर्पित करिए, बिकॉज इससे आपका सूर्य एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। ये क्या चीज होती है, फिर ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर ये मंजीत जी, पहली बात तो आप सिंह लगन के व्यक्ति हैं, सिंह लगन वालों के लिए सूर्य पूजा कभी भी मना नहीं हो सकती। अच्छा। और सूर्य के स्ट्रॉन्ग हो जाना तो ये जीवन का सौभाग्य है। हर एक का सूर्य स्ट्रॉन्ग होता है क्या? ये जिन लोगों को ज्योतिष नहीं आता ना, ये उनके साथ सबसे बड़ी चैलेंज है। ये उनके साथ उनको लगता है पता नहीं छोटी छोटी चीजों में कहा, अरे सूर्य तो राजा बनाता है साहब, कौन नहीं चाहता राजा बनना? सही बात है, कौन नहीं राजा बनना चाहता? हर आदमी लड़ाई लड़ रहा है राजा बनने के लिए। कौन भिखारी बनने के लिए लड़ाई लड़ रहा है अपने जीवन की? हर कोई फाइट कर रहा है। कोई एम्प्लॉय है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होना चाहता है, कोई ज्योतिषी है तो ज्योतिषियों में हेड होना चाहता है, हर कोई अपनी फील्ड में हेड बनना चाहता है। हेड का मतलब ही सूर्य बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। गुरुजी, कौन सी बात है? गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, अगर आप बता रहे हैं जैसे लगन है उसका परमानेंट स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है? नहीं जी नहीं, कारक होता है। पूरे ध्यान से सुनिए, है ना। मैंने 3 चीज बताई है सेकंड उसमें, भाव, भावेश और कारक जी। इसको कल हम फिर एक्सरसाइज करेंगे, 3-4 दिन एक्सरसाइज कराऊंगा, सब समझा दूं, ठीक है। अभी अपने नेक्स्ट सर अगर केतु लगन में हो तो? केतु पाप तजिंदर बोल रहे। केतु पाप ग्रह तजिंदर जी। हाँ जी। मैथमेटिक्स तो अच्छा कर देगा पर नेगेटिव फायर बहुत है इसके अंदर। अच्छा जी।